तो बेटा स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12 का चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। इससे पहले हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर की 3 क्लास कर चुके हैं बेटा। पहली क्लास में हमने इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी बेटा वो कवर कर ली थी। दूसरी क्लास में हमने स्टार्ट किया था बेटा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। तो उस क्लास में बेटा हमने सीखा था कि इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश लमसम मेथड, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो हमारी कल लास्ट क्लास थी बेटा उसमें हम लोगों ने सीख लिया था इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश इंस्टॉलमेंट मेथड। तो उसी को और आगे चलते हुए, ठीक है, उसी चैप्टर को और कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हमें सीखना है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर अदर देन कैश। ठीक है बेटा, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो बेटा इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, इसमें जो पहला केस आता है बेटा वो आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। तो बेटा सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रमोटर्स कौन होते हैं और कंपनी उनको डिबेंचर इशू क्यों करती है। प्रमोटर्स आर दोज पर्सन बेटा जिनके माइंड में सबसे पहले कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आता है, और वही वो लोग हैं जो कंपनी स्टार्ट करने की प्रोसेस पूरी फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर कंपनी उनकी सर्विसेज के बदले उनको कुछ कंपनसेशन पे करती है और उसके लिए कंपनी उनको डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। तो यहां पर इसीलिए बनता है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। यहां पर हम कैश नहीं ले रहे हैं प्रमोटर से, बल्कि उनकी सर्विसेज के बदले हम उनको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो इस केस में जो एंट्री होती है बेटा वो एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन expenses account debit to promoters account ये बेटा ड्यू की एंट्री है, जितने अमाउंट के डिबेंचर्स हमें उनको पे करने हैं। और उसके बाद में हम एंट्री कर देते हैं बेटा प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये बेटा डिबेंचर इशू करने की एंट्री है। ठीक है, ये एंट्री होती है बेटा दो एंट्री जब हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं प्रमोटर्स को। अब मान लीजिए एक कंपनी को 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स प्रमोटर्स को इशू करने हैं, तो यहीं पे ये एंट्री हो जाएगी बेटा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू प्रमोटर्स अकाउंट, ठीक है, और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक है बेटा, तो ये इसका पहला केस है जब हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स अपने प्रमोटर्स को। अब जो सेकंड केस है बेटा वो भी कुछ इसी तरीके का केस है जिसमें कि कंपनी अंडर राइटर्स को डिबेंचर इशू कर देती है उनकी सर्विसेज देने के बदले। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा आपका केस नंबर 2। नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडर राइटर्स। तो बेटा सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये अंडर राइटर्स होते कौन हैं। बेसिकली बेटा अंडर राइटर कंपनीज वो कंपनीज होती है जो किसी भी कंपनी के लिए शेयर्स इशू करने का सारा काम देखती है। बेसिकली वो कोई भी कंपनी जो अपने शेयर्स इशू करना चाहती है आज के टाइम पे वो अंडर राइटर्स की हेल्प लेती है। अंडर राइटर कंपनी उनके साथ एक एग्रीमेंट करती है कि आपको जितने भी शेयर्स इशू कराने हैं वो सब हम करा देंगे, और जिस डेट पे आपको पैसा चाहिए डिबेंचर्स का या फिर शेयर्स का वो सारे के सारे हम डिबेंचर्स या शेयर्स का पैसा हम देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में आपके डिबेंचर्स पब्लिक ने परचेज किए या फिर नहीं किए। बट बेटा देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। उस काम के लिए
जो अंडर राइटर्स हैं बेटा वो आपसे कुछ कमीशन लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अंडर राइटर्स कमीशन। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये जो अंडर राइटिंग कमीशन है बेटा, ये कंपनी के लिए खर्चा है। कंपनी यहाँ पर अंडर राइटिंग कमीशन कैश में भी पे कर सकती है, उसके बदले शेयर्स भी दे सकती है, या फिर उसके बदले डिवेंचर्स भी इशू कर सकती है। तो यहां पर बेटा हम जो एंट्री करेंगे वो डिवेंचर्स की एंट्री करेंगे कि हमने जो अंडर राइटिंग कमीशंस के बदले डिवेंचर्स इशू किए हैं। तो यहां पर जो पहली एंट्री होगी बेटा वो होगी ड्यू की एंट्री। ठीक है, तो वो होगी बेटा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट और ये बेटा आपकी ड्यू की एंट्री हो जाएगी। और जब हम इनको डिवेंचर इशू करेंगे तो हो जाएगा बेटा अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये आपकी डिवेंचर इशू करने की एंट्री होगी। मान लीजिए हमारी कंपनी को अंडर राइटर्स को 1 लाख रुपए कमीशन पे करना है, तो यहां पर अंडर राइटर्स इस बात के लिए एग्री हैं कि कंपनी उनको अपने डिवेंचर्स दे दे। तो यहां पर एंट्री होगी बेटा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू अंडर राइटर्स अकाउंट, और दूसरी एंट्री हो जाएगी बेटा अंडर राइटर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, अंडर राइटर्स को पैसे के बदले, कैश के बदले हमने अपने डिवेंचर इशू कर दिए। बेटा इसमें जो तीसरा केस आता है बेटा वो आता है इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर। अब बेटा वेंडर कौन होता है, जिससे कोई फर्म या तो उधार में असेट्स खरीद रही है या फिर कोई बिजनेस परचेज कर रही है। उधार में क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहां पर फिलहाल उधार है और कंपनी उसको कैश देने की बजाय शेयर्स या डिवेंचर्स इशू कर देती है। ठीक है, तो जो पेमेंट हुई है वो कैश में नहीं है बल्कि किसमें हुई है बेटा, शेयर्स या डिवेंचर्स में हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर। तो बेटा इसमें 2 केस बनेंगे, एक बनेगा परचेज ऑफ असेट्स, उसके लिए भी कंपनी वेंडर को डिवेंचर इशू कर सकती है। दूसरा बनेगा परचेज ऑफ बिजनेस। तो पहले जो हम केस करेंगे बेटा वो करेंगे परचेज ऑफ असेट्स का। तो यहां पे सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है बेटा कि जो डिवेंचर इशू करता है वो परचेजर करेगा, क्योंकि उसको पे करनी थी असेट्स खरीदने के बदले, पेमेंट के बदले उसने क्या किया, अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू कर दिए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ जर्नल, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। जो भी उसका नाम है, अगर नाम दे रखा है तो आपको वो नाम रिकॉर्ड करना है, राइट। तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर जो पहली एंट्री होती है बेटा वो हमेशा होती है असेट्स परचेज करने की। तो हम लिखेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, ये किस चीज की है, जो हमने असेट्स परचेज की है वेंडर से, हमने उसकी एंट्री की है। और जो दूसरी एंट्री होती है बेटा वो होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये कब है, जब कंपनी ने अपने डिवेंचर्स एट पार पे इशू किए हैं। ये एंट्री तब होती है बेटा जब कंपनी ने वेंडर को अपने डिवेंचर्स एट पार पे दिए हैं। तो इसको बेटा हम क्या कर लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो होगी एंट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इन द बुक्स ऑफ परचेजर होती है। तो अब देखिए
पहला केस हम कौन सा करेंगे, जब कंपनी ने अपने डिवेंचर्स वेंडर को इशू किए हैं, मैं इसको भी हटा देता हूं बेटा, ठीक है। जब कंपनी ने अपने डिवेंचर्स वेंडर को इशू किए हैं, और इशू किस पे किए हैं, इशू एट पार। तो इशू एट पार का मतलब हमें पता ही है कि भैया अगर 10 रुपए का डिवेंचर है तो कंपनी वेंडर को कितने में देगी, 10 रुपए में देगी। तो सबसे पहले जर्नल इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ठीक है बेटा। मान लीजिए परचेजर ने एक मशीन परचेज की है किसी वेंडर से, तो हम लोग एंट्री करेंगे उसकी बुक में, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और वैल्यू है बेटा 1,80,000। टू वेंडर का नाम मान लीजिए XYZ लिमिटेड है, रुपीज 1,80,000, ठीक है बेटा। तो ये हो गई बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम XYZ लिमिटेड। अब यहां पर लिखा है क्वेश्चन में कि पेमेंट मेड टू XYZ by issuing sufficient debentures of ₹10 each at par, ठीक है बेटा। तो यहां पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं बताए हैं, बल्कि ये बता दिया सफिशिएंट डिबेंचर्स। तो आपको निकालना पड़ता है बेटा कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंपनी उसको इशू करेगी एट पार के केस में। तो यहां पे एक फॉर्मूला है जो हम लोगों को समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले का नाम है बेटा कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड। तो यहां पे एक वर्किंग नोट आप लोगों को बना लेना चाहिए, ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया है, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा, टोटल अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन इशूइंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो हर केस में जब कंपनी वेंडर को डिबेंचर इशू करती है बेटा, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज कर लेना है। अब देखिए यहां पर हमें जो टोटल अमाउंट पे करना है वो 1,80,000 रुपए पे करना है, ठीक है। और यहाँ पे एट पार पे हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं, मतलब 10 रुपए का डिबेंचर 10 में पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 18,000 डिबेंचर अगर कंपनी इशू कर देगी तो वेंडर की पूरी पेमेंट हो जाएगी। तो इस केस में हम लोग क्या एंट्री करेंगे बेटा, हम लोग करेंगे XYZ लिमिटेड डेबिट 1,80,000 टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 1,80,000, ठीक है। और यहां पे आप लिख देंगे बीइंग 18,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड टू वेंडर्स। तो ये कौन सा केस है बेटा, ये केस है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, ठीक है। अब इसके बाद जो बेटा हमारा सेकंड केस बनता है, ठीक है, वो बनेगा जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं एट डिस्काउंट। जब कंपनी ने डिबेंचर इशूड किए हैं एट डिस्काउंट, ठीक है। यहां पर इस फॉर्मूले से जितने भी डिबेंचर निकलेंगे बेटा, ठीक है, डिबेंचर की फेस वैल्यू उतनी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करेंगे जितने कंपनी को इशू करने पड़ेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ है कि कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% डिस्काउंट। तो यहां पर क्या होगा, केस क्या है बेटा, व्हेन डिबेंचर हैज बीन इशूड एट डिस्काउंट। तो पार वाला हमने कर लिया, मैं यहां लिख देता हूं व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। 10 रुपए का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इशू करना है। तो पे हमें कितना करना है, ये एंट्री हमेशा होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड या टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब हमें पे करना है अभी भी 1,80,000, बट
क्योंकि हमने डिस्काउंट पे इशू किया है तो यहाँ पे 10 रुपए का डिवेंचर पब्लिक को सॉरी वेंडर को दिया जाएगा 9 रुपए में बेटा। तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करने हैं 20,000, यानी वेंडर को 1,80,000 रुपए अगर हमें पे करना है और वो भी 10% डिस्काउंट पे करना है तो हमें 20,000 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो यहां पर एंट्री होगी बेटा XYZ लिमिटेड डेबिट 1,80,000। देखिए 20,000 डिवेंचर्स आ गए, इनटू में आप 9 करेंगे क्योंकि 10 रुपए का डिवेंचर हम वेंडर को कितने में देंगे 9 रुपीज में। और यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, $20,000 into 1, that is 20,000 to percentage डिवेंचर अकाउंट, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और आपकी एंट्री हो जाएगी बेटा 2 लाख रुपए। तो डिस्काउंट पे जब आप डिवेंचर इशू करोगे वेंडर को तो आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। और कितने डिवेंचर इशू करने हैं वो आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 20,000 डिवेंचर्स आए हैं तो जो फेस वैल्यू बनेगी डिवेंचर्स की वो 20,000 into 10 बनेगी। जितने यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे उतने ही डिवेंचर्स आपको यहाँ पर इशू करने हैं। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब कर लेते हैं तीसरा केस, व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। व्हेन डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिवेंचर्स है बेटा वो भी अलग होंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। अब इस केस में क्या है वही है, अब हमने मशीन परचेज की 1,80,000 की और उसको जो पेमेंट करनी है वेंडर को वो पेमेंट करेगी बेटा बाय इशूइंग डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम, यानी 10 रुपए का डिवेंचर जो कंपनी है वो वेंडर को देगी बेटा 12 रुपए में। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट पेबल टू वेंडर 1,80,000 डिवाइडेड बाय इशूइंग वैल्यू ऑफ डिवेंचर दैट इज 12 रुपीज। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 15,000 डिवेंचर्स। इसका मतलब है कि अगर कंपनी 15,000 डिवेंचर इशू कर दे तो वेंडर को अपना पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे एंट्री होगी XYZ लिमिटेड डेबिट 1,80,000 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट दैट इज 1,50,000। अब ये कहां से आया, देखिए फिर मैं बता रहा हूं, 15,000 डिवेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, प्रीमियम पे अगर इशू करना है तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा 15,000 इंटू 10, 15,000, और यहां पे आप लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अच्छा, कुछ बच्चे बेटा यहां पे SPR लिख देते हैं। देखिए SPR ऐसा कोई एब्रिविएशन है नहीं, हालांकि हम लोग यूज कर लेते हैं। आपको एग्जाम देना है तो बेटा कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही लिखें, या फिर शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो कम से कम इतना जरूर लिखें। और यहाँ पे आएगा बेटा 15,000 इंटू 2, क्योंकि 10 रुपए का डिवेंचर्स 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है तो बेटा ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाती है बेटा व्हेन कंपनी इशूड डिवेंचर्स टू द वेंडर एट प्रीमियम। ठीक है, इस केस में सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड ये कैलकुलेट जरूर करने हैं, उसके बाद हम एंट्री कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये था इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ असेट्स। अब इसमें बेटा एक और केस रह गया है, वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स टू द वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस। तो बेटा इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर, इसमें एक केस और बनता है बेटा जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर टू द वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस। देखिए जो हमने पहले एंट्री की थी उसमें क्या था बेटा, कंपनी ने एक असेट्स खरीदी थी और उस असेट्स के अगेंस्ट डिवेंचर इशू कर दिए थे। अब इस केस में क्या होगा कि कंपनी पूरा एक रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है बेटा, और उसके बदले कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है।
तो जब बेटा कंपनी एक बिजनेस परचेज करती है तो यहां पर इस केस में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला होता है बेटा नेट असेट्स, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट असेट्स को अब वैल्यू ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है आपका असेट्स माइनस लायबिलिटीज। देखिए जब भी कोई कंपनी किसी बिजनेस को परचेज करेगी तो उस बिजनेस के जितने भी असेट्स हैं और साथ साथ जितने भी लायबिलिटीज हैं वो सब उसको लेनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें नेट असेट्स निकालना है, इसी को हम वैल्यू ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, जो कि होता है आपका असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। दूसरी जो टर्म है बेटा वो जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जिस वैल्यू पे हम लोग उस बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, ठीक है बेटा, जिस वैल्यू पर हम लोग उस बिजनेस को परचेज कर रहे हैं या जितनी वैल्यू पे हमें, जितनी वैल्यू पर हमने बिजनेस परचेज किया है, देखिए ये तो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते थे, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति कुछ चीज खरीदने जाता है तो बेचने वाला चाहता है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल जाए, बट खरीदने वाला चाहता है मुझे सस्ते से सस्ती मिल जाए। तो यहां पर ऐसे लेन देन नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, वी हैव टू डिटरमाइन अ प्राइस जिस पर कि बायर परचेज करने के लिए तैयार है और सेलर बेचने के लिए तैयार है। इकोनॉमिक्स में हम इसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते थे बेटा, और अकाउंटेंसी में हम लोग कहते हैं परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशंस, ठीक है। समझ में आया बेटा परचेज कंसीडरेशन क्या है। अब यहां पे देखिए तीन केस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा बेटा, जब वैल्यू ऑफ बिजनेस कम है परचेज कंसीडरेशन से, हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो नेट असेट्स या वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो है 4 लाख रुपए, बट हम जो उस बिजनेस को परचेज कर रहे हैं बेटा यानी परचेज कंसीडरेशन है 5 लाख रुपए। तो यहां पर जो परचेजर है, ठीक है, वो 1 लाख रुपया बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा पे कर रहा है वेंडर को। तो ये जो 1 लाख रुपया पे किया गया बेटा, ये पे किया गया है गुडविल का, यानी यहां पे जो डिफरेंस आएगा बेटा वो आएगा गुडविल। तो ये पहला केस है जब परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेट असेट्स और वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस यहां पे क्या हो सकता है, देखिए दूसरा केस हो सकता है बेटा जब वैल्यू ऑफ बिजनेस इज मोर देन परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, यानी जो हमारा नेट असेट्स है, हमें नेट असेट्स मिल रही है ज्यादा बट हमें पे करना पड़ेगा कम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो वैल्यू ऑफ बिजनेस या नेट असेट्स है वो है 5 लाख रुपए की, बट हम कितने में परचेज कर रहे हैं, परचेज कंसीडरेशन कितना है 4 लाख रुपए। तो बेटा यहाँ पे हमें 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि हम जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं बेटा वो परचेजर की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो वो जो 1 लाख रुपए है बेटा वो होगा आपका कैपिटल रिजर्व। तो तीसरा केस जो होता है बेटा वो होता है जब वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू होगा परचेज कंसीडरेशन के। ठीक है बेटा, तो इसमें ना तो हम कम पे कर रहे हैं
ना हम ज्यादा पे कर रहे हैं। जितने की हमें नेट असेट्स मिली है उतना ही हमें पे करना है। तो यहां पर ना तो आपका गुडविल निकलेगा, ठीक है, ना आपका कैपिटल रिजर्व निकलेगा। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं बेटा कि कब आपका गुडविल निकलेगा और कब आपका कैपिटल रिजर्व आएगा। तो देखिए बेटा, फिर बात वही आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो एंट्री करनी है वो किसकी बुक में करनी है बेटा? इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ परचेजर। ठीक है, पहला केस करेंगे बेटा जब परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेट असेट्स। ठीक है, यानी हम पे कर रहे हैं ज्यादा और वैल्यू बिजनेस है कम। तो इस केस में क्या एंट्री होगी बेटा? देखिए, सबसे पहले परचेजर के पास असेट्स आएगी तो हम लिखेंगे नेट सॉरी असेट्स अकाउंट डेबिट। मान लीजिए ये है 5 लाख, ठीक है, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, और जो लायबिलिटीज है बेटा वो है 1 लाख। तो देखिए यहां पर नेट असेट्स या वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है? 5 लाख की असेट्स मिल रही है हमें और 1 लाख रुपए की लायबिलिटी। तो हमें जो नेट असेट्स मिल रही है बेटा वो मिल रही है 4 लाख की, बट हम यहां पे लिख रहे हैं टू वेंडर अकाउंट 5 लाख, यानी 4 लाख के बिजनेस के बदले हमें जो परचेज कंसीडरेशन पे करना है ये परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू है। ठीक है, हम कितने में परचेज करें? हम वेंडर को कितना पे करेंगे? 5 लाख रुपए। तो बेटा यहां पर हम लोग 1 लाख रुपया गुडविल का पे करेंगे, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा बेटा गुडविल अकाउंट डेबिट, डेबिट। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि इसमें जो परचेज कंसीडरेशन है वो है ज्यादा और नेट असेट्स है कम। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पहली एंट्री होगी। उसके बाद हमें जो वेंडर को पे करना है हम वैसे ही पे करेंगे जैसे हमने पहले वाले केस में किए थे। वेंडर अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, तो मैं मान लेता हूं एट पार पे हमने डिवेंचर इशू किए हैं, तो एंट्री हो जाएगी 2% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख रुपए। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारी पेमेंट की एंट्री। अब इसके बाद देख लेते हैं बेटा अपना दूसरा केस। जब कैपिटल रिजर्व निकलेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि हम वहां पर क्या एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व कब निकलता है? मैंने अभी आपको बताया, जब आपको नेट असेट्स मिलती है ज्यादा बट आपका परचेज कंसीडरेशन है कम, यानी कम पैसे में आपको ज्यादा चीजें मिल रही हैं तो आपको फायदा हो रहा है बेटा। और फायदा ये कैपिटलाइज्ड नेचर का है, इसलिए यहां पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते बेटा, यहां पर लिखेंगे हम कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री होगी बेटा इस केस में? देखिए पहली एंट्री वही सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। ठीक है बेटा, टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट 1 लाख रुपए, टू वेंडर अकाउंट 3 लाख रुपए। ठीक है, तो वेंडर अकाउंट मतलब परचेज कंसीडरेशन। अब समझिए नेट सन्ड्री असेट से 5 की और सन्ड्री लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की, यानी 4 लाख रुपए की हमें नेट असेट्स मिल रही है, यानी हमारे वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है वो कितना है? 4 लाख है, बट हमें वेंडर को कितना पे करना है? 3 लाख रुपए। तो यहां पे तो बेटा हमें सीधा सीधा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है बेटा उसको हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और ये आपका 1 लाख रुपया क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो पहली एंट्री बेटा ये होगी जब आप बिजनेस परचेज
करोगे इन केस ऑफ कैपिटल रिजर्व। और दूसरी एंट्री फिर बेटा वही है, हमें इनको पे करना है, तो हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। फिलहाल मैं ये मानकर चल रहा हूं कि कंपनी ने जितने भी डिवेंचर इशू किए हैं वो एट पार पे इशू किए इसकी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन में लिखा होता है कि भाई डिवेंचर्स हैज बीन इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। वो जैसा भी क्वेश्चन होगा वहां पे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। ठीक है, उसके बाद फिर वो आप एंट्री पास कर दोगे पेमेंट की। ठीक है बेटा, तो ये था आज का अपनी क्लास में। आज हमने क्या सीख लिया बेटा, हमने सीख लिया इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। ठीक है, तो अब मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट बेटा।